Newton found that mostly of orbit are circular except Mercury. Except मरकरी को छोड़कर जितने भी होते हैं सबके पाथ कैसे होते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं ऑर्बिट वो सर्कुलर होते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग केपलर्स सेकंड लॉ, जो क्या होता है जब ऑर्बिट में होते हैं तो इनकी प्लेनेट क्या होते हैं कि इनकी एरियल स्पीड कांस्टेंट होती है। इट्स एरियल स्पीड आर कांस्टेंट, ठीक है। Hence we can say जब एरियल स्पीड कांस्टेंट हो गई और वो सर्कुलर में चल रहा है तो उसके लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट होगी। Hence we can say if aerial speed are constant and it is moving in circular path, so linear speed will be also constant। लीनियर स्पीड भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। एंड it is acting towards सेंटर की तरफ एक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, लिखिएगा। सो फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा mv² अपॉन R हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन R होता है कि नहीं होता है। सेंटर के पास सेंट्रीपिटल फोर्स जब ये सेंटर की तरफ लग रहा है तो क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल बन जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है F इक्वल टू mv² अपॉन R, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे नीचे एज वी नो वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू क्या होता है, लीनियर डिस्टेंस 1 रिवोल्यूशन में और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। लीनियर डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन अपॉन क्या, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, तो चलिए सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लिख लेंगे v इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, लीनियर डिस्टेंस सर्कुलर पाथ पे है, जब सर्कुलर पाथ पे है तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी,
जब ये सर्कल फॉर्म कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर कितनी होगी? 2 पाई आर हो जाएगा अपॉन पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कैपिटल टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। आइए सो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू एम अपॉन आर बाहर कर ले, इंटू वी के स्थान वी स्क्वायर के स्थान पर हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी का स्क्वायर ना। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा बोलिए? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा क्या? 4 पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर एम 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर अपॉन क्या? टी स्क्वायर। हाँ हो जाएगा, बोलिए। हियर अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ क्या है बोलिए? थर्ड नियम क्या है? टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब। थर्ड लॉ इनका यही है ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एल। हाँ, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है ना यस भाई, आपने यही पढ़ा है ना कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ए क्यूब। ए आपका क्या है? डिस्टेंस है ना, ए आपकी रेडियस है ना, एम्पलीट्यूड। तो ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट कैपिटल की ले ले रहे हैं, के इंटू आर ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ होता है के इंटू आर। ठीक, तो चलिए अब आइए। सो 4 से इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन के आर क्यूब। पाई स्क्वायर एम आर अपॉन आर यहाँ से हट जाएगा तो नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा, के आर स्क्वायर। के एक आर 4 कैंसिल। इधर आर कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना? 2 के आर स्क्वायर हो जाएगा। के आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यस सर।
अब अगर हम और आगे देखें इसको, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, F इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन के, ये कांस्टेंट ले लें तो क्या हो जाएगा, m अपॉन आर स्क्वायर, बोलिए, m अपॉन आर Yes, sir. स्क्वायर। अब अगर कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल हटाते हैं, इक्वल हटाते हैं, तो हो जाएगा f इज प्रोपोर्शनल टू m अपॉन आर स्क्वायर। शायद याद होगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन का नियम। तो ग्रेविटेशन में आप पढ़ेंगे कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, एंड फोर्स इज इनवर्सली M1 प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी m1 m2 आएगा ना। upon R square. तो ये Yes, sir. वो डेरिवेशन इसी के अकॉर्डिंग अब चलेगा, ठीक है, बात समझ में आई। अब इसके Yes, बाद sir. आपका होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये डेरिवेशन नोट कर लीजिए, राइट करिए फटाफट। Done, sir. डन, चलिए, Yes. स्कूल तो नहीं जाना है ना। No, sir. चलिए, नेक्स्ट हेडिंग है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Suppose two objects of masses m1 and m2 and m2 are situated from situated at a distance of r from each other. From each other, ठीक। चलिए, according to Newton, क्या force F is proportional to mass of first object m1 this is equation number 1, ठीक। and again force is already
proportional to mass of second object. second object. This is the equation number 2. Okay. Now, Yes. yeah, and f is also proportional to 1 upon r square. अभी आपने पढ़ा ही ना. Yes. चलिए, from equation 1, 2 and 3. From equation 1, 2 and 3 क्या हो जाएगा? F is proportional to M1, M2 upon R square. अब प्रोपोर्शनल अगर हम हटाए तो क्या हो जाएगा? F is equal to capital G M1 M2 upon R square. ठीक. Where capital G is equal to gravitational constant. Gravitational constant. Gravitational constant. Okay. Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. Now, if M1 or M2, M1 is equal to M2 is equal to 1 kg. Okay. M1 और M2 को कितना मान लें? 1 kg. And R is equal to 1 meter. Then F is equal to क्या हो जाएगा? बोलिए. GM1 M और M1 M2 और R की वैल्यू 1 हो जाएगी. F is equal to क्या हो जाएगा? कैपिटल G. क्या हो जाएगा? capital G. कैपिटल G. ठीक. Write down. Yes, sir. Done. 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 Hence we can say force of attraction
force of attraction between two bodies. Two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to their inversely proportional to the square of their distance. ठीक, Yes, ओके। yes, done. चलिए अगर हम इससे g की वैल्यू निकालना चाहें, हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इससे अगर हम कैपिटल G निकालना चाहें तो हो जाएगा F रख दो एफ आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा m1 अपॉन m2। ठीक, Yes, अगर अब यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ जी, यूनिट ऑफ जी क्या हो जाएगा? फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर में आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या? मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो जाएगा? kilogram. किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब इसकी डायमेंशन निकाल लीजिए। डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, चलिए डायमेंशन में क्या हो जाएगा बोलिए? फोर्स की होती है m l t की पावर -2, ठीक, इनटू अगेन क्या है l स्क्वायर, ठीक है, m l t की पावर -2 और ये होता है l स्क्वायर अपॉन में आइए केजी है ना, केजी का मतलब m इंटू एम। ओवरऑल क्या हो जाएगा? m बोलिए 2 पावर ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगी -1, m पावर -1, l पावर कितना 3 और t की पावर -2,
ठीक, कंप्लीट। यस सर। इतना हो गया। यस सर। चलिए, तो आगे की क्लास क्या किया जाए अभी बताइए, बाद में कि अभी कंटिन्यू करें? बाद में कब करेंगे? हम्म, अभी थोड़ी देर कंटिन्यू बता सकते हैं, दीदी तो अभी ऑफिस में जा रही है। अभी आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। अच्छा 5 मिनट के लिए रुकना थोड़ा सा, ठीक है? ग्रेविटी, देखिए, ग्रेविटी इज अ फोर्स by which earth attracts a body towards its center। यह एक ऐसा फोर्स होता है जिसके द्वारा अर्थ जो है किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, ठीक है? इसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी इसका डेरिवेशन आगे चला जाएगा, ठीक है? हेडिंग नहीं है, इसी के नीचे लिखिएगा एंड the rate of increasing velocity of a body falling freely towards the earth is called acceleration due to gravity। acceleration due to gravity। चलिए, acceleration due to gravity ना, okay, it is denoted by small g। It is denoted by small g। ओके, अब ग्रेविटी निकालते हैं। पहले फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक है? चलिए, एज वी नो क्या जानते हैं? F इज इक्वल टू क्या? कैपिटल जी m1। देखिए, अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाएगी, दूसरी ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक?
तो जो अर्थ है उसके Yes, मास sir. को ME लिख लेते हैं और दूसरी ऑब्जेक्ट के मास को स्मॉल m लिख लेते हैं। GMEM अपॉन क्या हो जाएगा R square. RE का स्क्वायर, RE यानी रेडियस ऑफ अर्थ। भाई देखिए सिंपल सी बात है, समझिए थोड़ा सा, एक फिगर समझा रहे हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट का सेंटर है अर्थ, ये सेंटर है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखी है, ये ऑब्जेक्ट जो रखी है उसका मास m है, जो अर्थ पे है अर्थ का मास क्या है ME है, इसका मास क्या है, ये हो जाएगी रेडियस, ये क्या हो जाएगी रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक। इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है ME है, तो दो ऑब्जेक्ट हो गई ना, एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो गई, दूसरी ऑब्जेक्ट सिंपल सी कोई ऑब्जेक्ट हो गई जो अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है। अब अर्थ के सेंटर और सरफेस से डिस्टेंस कितनी है RE की है, तो ये हो गया, ठीक, क्लियर। Yes, sir. चलिए इसके बाद एंड जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चलते हैं तो एंड F इज इक्वल टू, सिंपली हम क्या पढ़े हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट का मास m हो और एक्सेलरेशन g हो तो m इंटू जी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, m इंटू जी होता है। Yes, sir. Yes. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये कहां से आया, यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन का सेकंड नियम है ये, याद है कि नहीं, F इज इक्वल टू m इंटू ए, Yes, sir. Yes. F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलो ठीक है। इसी पे एक हेडिंग हम बनाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट में, रिलेशन, नहीं ठीक है, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन, इसके बीच में स्मॉल g एंड कैपिटल G, स्मॉल g और कैपिटल G के बीच का रिलेशन, ठीक। तो एज वी नो F इक्वल टू इतना होता है एंड F इक्वल टू इतना होता है, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, Yes. बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, देखिए F इक्वल टू इतना, F इक्वल टू इतना, तो mg इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg इक्वल टू कैपिटल G me m अपॉन RE का स्क्वायर, तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू ME अपॉन RE का स्क्वायर, ठीक, राइट डाउन।
डन। 1 minute, sir. Done. डन। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। computation of mass and density of earth। computation of mass and density of earth। चले। Yes, sir. as we know, क्या जानते हैं आप? अभी आपने डेरिवेशन लिया कि स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या आया था, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। यही पढ़ा था ना? बोलिए, अभी यही डेरिवेशन हुआ है। इससे हम चाहें तो एम ई मास ऑफ अर्थ निकालेंगे। मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? स्मॉल जी इंटू आर ई का स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। ठीक, आइए अब स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है? बोलिए। Gravity 9.8 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर लगा देते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है? आर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 6 क्या मीटर डिस्टेंस है ना। और अब क्या बचा आपका? आर ई हो गया, जी हो गया, एम ई चाहिए ना। कैपिटल जी इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 6। ठीक, मीटर इधर हो जाएगा -11 -11 क्या मीटर क्यूब पर केजी इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, yes, sir. चलिए आइए सबकी वैल्यू को पुट करते हैं। देन क्या हो जाएगा? निकालिए, ये रखा जाए 9.8 ठीक,
देखिए 9.8 रख दिया जी की वैल्यू इनटू आर ई का स्क्वायर। आर ई की वैल्यू है 6.37। चलिए हो जाएगा एम इज इक्वल टू 9.8 इंटू 6.37, ठीक है, इंटू 6.37 स्क्वायर है ना, इंटू क्या हो जाएगा 10⁶ इंटू 10⁶ ना। तो 10⁶ और 6 कितना हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 10⁻12, ठीक है। अभी लगा रहे हैं 10 कितना हो जाएगा 12। अपॉन में आ जाइए, कैपिटल जी की वैल्यू क्या है 6.67, सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू 10⁻, कितना -11। इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करिए। -11 ऊपर जाएगा 11 हो जाएगा, 11 और 12 23 हो गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करिए फटाफट। नाइन पॉइंट एट इंटू 6.37 इंटू 6.37 हो गया 397.65। 397.65, ठीक है, इंटू 10⁻12 कितना हो जाएगा 10⁻12 नीचे से ऊपर 11 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 23। ये कितना हो जाएगा 23। अब इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 6.67। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करिए तो मास ऑफ अर्थ आएगा डिवाइडेड बाय 6.67 559.61। ये हो गया 59.61 इंटू 10⁻23। 10⁻ कितना 23। अब देखिए जब 5.59 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या 6.0। 59 को 60 लिख लेंगे राउंड ऑफ में, तो 60 का मतलब 6.0 इंटू 10⁻, कितना 23 का हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। ये हो गया मास ऑफ अर्थ। ये हो गया आपका केजी। राइट डाउन। राइट डाउन फास्टली। डन।
आगे करेंगे एंड mass of earth is equal to volume into density. So this is equal to 4/3 pi RE का क्यूब into rho. So formula is equal to small GRE square upon capital G is equal to 4/3 pi RE का क्यूब into rho. RE स्क्वायर से RE cancel. So it implies that rho is equal to 3 into Z upon 4 pi into RE into capital G. Okay, put the value. So rho is equal to 3 into 9.8 upon 4 into 3.14 into 6.37 into 6.37 into 10 to the power 12 into 6.67 into 10 to the power -11. नाउ इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ओवरऑल में 3 into 9.8 29.4 upon into ये हो जाएगा कितना 10 की पावर -1. 4 into 3.14 into 6.37 into 6.37 into 6.67 3000
3,399.3 और सॉल्व करते हैं। 29.4 डिवाइडेड बाय 3,399.3 से it will be double 0.008 into 10 to the power 6, ये हो जाएगा -5 और ऊपर हो जाएगा 5, तो ये भी गड़बड़ हो गया। ये आपका हो गया 4 into 3.14 into 6.37 into 6.67, ये हो जाएगा 533.674, 9.4 divided by 533.64, 0.055 into 10 to the power 5। ओके, ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर, ये -2 हो जाएगा, -2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गई डेंसिटी, दिस इज रो, रो मीन्स डेंसिटी। ओके, डन, डू इट। Sir, back screen पे जाइए। कंप्लीट। सर, इसकी जो नेक्स्ट स्क्रीन पे है, नेक्स्ट स्क्रीन पे एक बार जाइए। हाँ, ये डेंसिटी है। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आया जो 0.37 के पहले गए। देखिए 3 इंटू जी की वैल्यू, 4 इंटू पाई की वैल्यू अपॉन 4, यस सर, हाँ, इंटू 6.37, ये आर टी की वैल्यू है। 6.37, 6 पॉइंट, हाँ 6.37 है। देन इंटू 10 द पावर 6 है, फिर थोड़ा स्पेस देके है ना, 6.67 इंटू 10 द पावर 11। हाँ, स्पेस नहीं है, वो ये साथ में ही है, स्पेस ये लगेगा।
अच्छा, नहीं मुझे लगा शायद कुछ बीच में रह गया। नहीं नहीं, वो स्पेस नहीं है, ठीक है, वो स्पेस नहीं रहेगा, वो मल्टीप्लाई का सिंबल है। अंडरस्टैंड? ओके सर, डन। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। अभी इसमें कितने टॉपिक बचे हुए? अब इसमें 2-3 टॉपिक हैं, हम्म? 2 या 3 टॉपिक, 2 दिन की क्लास है। इसके बाद वर्क पावर एनर्जी। हाँ, तो ये ज़्यादा नहीं, 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। कल अगर ऐसे ही क्लास बट खत्म कर देंगे। हाँ, कल भी क्लास किसी टाइम पे लेके खत्म कर दीजिए, तो फिर शायद फर्स्ट एग्जाम फिजिक्स का है भी, तो चलो, न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर देना। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल स्टार्टिंग से आप नहीं एक हुआ काम तो करो, न्यूमेरिकल लगाते रहो, जहाँ प्रॉब्लम हो रही है पूछते रहो। अच्छा।